हेलो फ्रेंड। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर, जहां पर आज हम बात करेंगे चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि चाइना के संविधान और भारत के संविधान में क्या सब अंतर है। अगर हम भारत के संविधान को देखें तो ये गणतांत्रिक भाव मूल रखकर बनाया गया था, मगर अगर चाइना के संविधान को देखें तो जहाँ पर हमें सामाजिक भाव व सोशलिज्म स्पिरिट हमें देखने को मिलता है। अगर हम चाइना को और विस्तार से चर्चा करें तो चाइना अब दुनिया में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि उनका जो पार्लियामेंट बहुत ही लार्ज पार्लियामेंट व बिगेस्ट पार्लियामेंट बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मेंबर होते हैं व रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुल 2980 मेंबर होते हैं जो कि विभिन्न भिन्न प्रोविंसेस से चुनकर आते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर देखें तो जो उनका पार्लियामेंट होता है वो यूनिकैमरल होता है, दुनिया में इकलौता वैसा पार्लियामेंट जहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एनपीसी व नेशनल पीपुल कांग्रेस। अगर हम वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना को और डिटेल में देखें तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन व संविधान 1975 में बनाना शुरू हुआ था। पहली बार वहाँ पर अटेम्प्ट किया गया था, जहाँ पर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म और माओइज्म के फिलोसफी में बनाने की कोशिश किया गया था, मगर वो फेलोअर रहा। और 1978 में फिर से उसको पुनर्बार माओ के फिलोसफी से बनाने की कोशिश किया गया था। फिर 1978 में फिर पुनर्बार उसमें कुछ बदलाव लेकर फिर से और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया गया था, और लास्ट में 1982 को फाइनली उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था, जो कि 4 दिसंबर 1982 में लागू हुआ था। अगर हम चाइना के संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर 138 आर्टिकल व 138 धारा व आर्टिकल्स देखने को मिलता है। साथ ही साथ वो 4 चैप्टर में डिवाइड हुआ है। अगर हम पहला चैप्टर जहाँ पर जनरल प्रिंसिपल जो कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है, वैसे अगर हम सेकंड चैप्टर देखें तो सेकंड चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी के बारे में लिखा गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 33 से लेकर आर्टिकल नंबर 50 तक फैला हुआ है। वैसे अगर आप चैप्टर 3 के बारे में बात करें जहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में बताया गया है, जो कि धारा 56 से लेकर 135 में मेंशन किया गया है। और जो आखिरी चैप्टर है जहाँ पर उनके नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 136 से लेकर 138 तक मेंशन किया गया है। तो वहाँ पर कुल कितना आर्टिकल देखने को मिलता है? 138 आर्टिकल। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में हम मुख्यतः ऐसे आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आर्टिकल हमारे भारत के संविधान में भी देखने को मिलता है, और उन दोनों के संविधान को हम कंपेयर करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आर्टिकल्स हमारे संविधान और उनके संविधान में मिलता जुलता है। जैसे कि हम आर्टिकल 1 सोशलिस्ट स्टेट उनके वहाँ है, हमारे आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट। वैसे उनका आर्टिकल 19 में एजुकेशन के बारे में दिया गया है, वैसे यहाँ हमारे आर्टिकल 21A में एजुकेशन के बारे में दिया गया है। वैसे अगर उनके डेमोक्रेसी जो आर्टिकल 3 में बोला गया है जहाँ पर डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज है, तो वो आर्टिकल नंबर 3 में मेंशन किया गया है। वैसे ही उनका आर्टिकल नंबर 12 में पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर बोला गया है। आर्टिकल नंबर 48 में इक्वल राइट्स टू वुमेन के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 37 में फ्रीडम ऑफ पर्सन, आर्टिकल 33 में सिटीजनशिप, आर्टिकल 35 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन आर्टिकल 42 में राइट ड्यूटी टू वर्क इंडिया में, आर्टिकल नंबर 41 में वो चीज़ मेंशन किया है। तो ऐसे करके हम सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और प्रयास करेंगे कि चाइना का संविधान हमारे संविधान से थोड़ा कैसे मिलता है कि अलग है, कि किस प्रकार का संविधान दोनों देशों में देखने को मिलता है, उसके बारे में और जान पाएंगे। अगर हम चाइना के संविधान के पहले आर्टिकल व पहले धारा को देखें, वहाँ पर लिखा गया है कि चाइना एक सामाजिक राष्ट्र है। तो उसका इंग्लिश अनुवाद में लिखा गया है कि द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ए सोशलिस्ट स्टेट अंडर द पीपुल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लेड बाय द वर्किंग क्लास एंड बेस्ड ऑन द अलायंस ऑफ वर्कर एंड पीजन। तो जनरली यहाँ पर सामाजिक यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर वर्किंग क्लास और बहुत सारे अन्य अन्य वर्ग के लोगों को मिलकर ही उनका जो राष्ट्र बस स्टेट बना हुआ है। चाइना में और एक चीज़ हमें देखने को मिला है कि चाइना के जो स्टेट बा उसके कंट्री में हमें सोशलिज्म स्पिरिट ज़्यादा देखने को मिला रेदर देन इंडिविजुअलिज्म। वैसे अगर हम चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 को देखें जहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है कि द स्टेट ऑर्गन ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। तो किस प्रकार का डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज। तो उनका जो डेमोक्रेसी सेंट्रलाइज होकर देखने को मिलता है।
वैसे उनका और एक आर्टिकल जो आर्टिकल 19 में एजुकेशन के बारे में बोला गया है, जैसे हमारे भारत में आर्टिकल नंबर 21A में राइट टू एजुकेशन के बारे में बोला गया है, वैसे ही चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में एजुकेशन के बारे में बोला गया है। तो वहाँ पर लिखा गया है कि द स्टेट अंडरटेक्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट एजुकेशन एंड वर्क राइज द साइंटिफिक एंड कल्चरल लेवल ऑफ द होल नेशन। तो वो एजुकेशन के थ्रू में वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को स्प्रेड करना चाहते हैं, ताकि जितने भी लोग अपने कल्चरल इनहेरिटेंस को पहचान पाए और अपने हिस्ट्री को भली भांति जान पाए कि वो किस माध्यम से कैसे उनका देश अग्रसर हुआ और कैसे आज विकसित राष्ट्र में परिणत हुआ, उसके बारे में जानने के लिए वहाँ पर एजुकेशन को बहुत ही प्रायोरिटी दिया गया था। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक आर्टिकल जो कि आर्टिकल नंबर 33 में सिटीजनशिप के बारे में बोला गया है, नागरिकता के बारे में बोला गया है। वैसे हमारे भारत के संविधान को देखें, जहाँ पर नागरिकता के बारे में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 में मेंशन किया गया है, वैसे ही चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में उसको आर्टिकल नंबर 33 में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल पर्सन होल्डिंग द नेशनलिटी ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना आर द सिटीजन ऑफ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो व्यक्ति चाइना में रहता है और चाइना के नेशनलिटी हासिल किया है, उसको ही यहाँ पर मेंबर ऑफ व सिटीजन ऑफ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना कंसिडर किया जाएगा। वैसे ही अगर हम चाइना के वोटिंग राइट्स के बारे में बोलें, जहाँ की आर्टिकल नंबर 34 में वोटिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बोला गया है, वैसे हमें भारत के संविधान देखें जो कि आर्टिकल नंबर 326 में मेंशन किया गया है। वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ऑल सिटीजन ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना हु हैव रीच्ड द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। जैसे कि हम जानते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक बना है, पूरा यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया है, जिसका उम्र 18 साल से ऊपर है वो वोटिंग का कैपेबिलिटी रखता है, वो वोट देने का अधिकार भी वो चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। वैसे उनके आर्टिकल नंबर 42 में राइट एंड ड्यूटी टू वर्क, जैसे कि हमारा आर्टिकल नंबर 41 में राइट टू वर्क में बारे में बोला गया है, वैसे ही चाइना कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 42 में राइट टू वर्क के बारे में बोला गया है, जहाँ पर लिखा गया है कि सिटीजन ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना हैव द राइट एज वेल एज द ड्यूटी टू वर्क। तो उनका ये अधिकार भी है, साथ ही साथ उनका कर्तव्य है कि वो चाइना में रहते हुए कुछ काम करें। वैसे आर्टिकल नंबर 58 में लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बोला गया है, जहां पर द नेशनल पीपुल कांग्रेस एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी एक्सरसाइज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो यह जो उनका एनपीसी होता है, दो चीज़ से गठित होता है, एक स्टैंडिंग कमेटी और एक नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस मीन्स उनका जो पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल पीपुल कांग्रेस, और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है जो कि उनका स्टैंडिंग कमेटी। ये दोनों ही ज़्यादातर वहाँ पर फंक्शन करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर इन दोनों और उनके पास ही होता है। वैसे अगर हम एनपीसी के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो नेशनल पीपुल कांग्रेस कंपोज ऑफ डिप्यूटी इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंसेस, autonomous region, municipality directly under the central government and the special administration region and deputy elected from the armed force, all the minority nationality and entitled to appropriate representation। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ग से जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में बोला गया है कि जो हमारे चाइना में बहुत सारे श्रेणी से, बहुत सारे प्रोविंसेस कम्युनिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ही यहाँ पर आकर अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन दे पाते हैं। एनपीसी के टर्म्स के बारे में वहाँ पर आर्टिकल नंबर 60 में मेंशन किया गया है, जहाँ पर उनके टाइम पीरियड जो एनपीसी होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के बाद फिर वहाँ पर दोबारा निर्वाचन होता है, दोबारा 5 साल के लिए फिर मेंबर सब चुनकर आते हैं। उसके बारे में आर्टिकल नंबर 60 में मेंशन किया गया है। वैसे अगर हम आर्टिकल नंबर 63 देखें तो पावर ऑफ रिकॉल, तो पावर ऑफ रिकॉल में यहाँ पर बोला गया है कि किसको किसके ऑफिस से ओवरथ्रोन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रीमियर हो, तो उनके ऑफिस से उनका निकाला कैसा जा सकता है, आर्टिकल नंबर 63 जो कि पावर ऑफ रिकॉल के माध्यम से। इसे हम आर्टिकल नंबर 65 को देखें, जहां पर कंपोजिशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बोला गया है कि स्टैंडिंग कमेटी किस प्रकार बनता है, उसके बारे में वहाँ पर लिखा गया है। अगर हम स्टैंडिंग कमेटी को देखें जो कि 57 आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि एक परमानेंट बॉडी है जहाँ पर 180 से लेकर 200 मेंबर चुने जाते हैं, किसके द्वारा, एनपीसी के द्वारा, और वहाँ पर एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुनते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बाकी सब निर्णय लेता है कि किस प्रकार का व्यवस्था चाइना में होगा। वैसे आर्टिकल नंबर 66 में टर्म ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बोला गया है, कितने महीने के लिए, कितने ईयर के लिए होते हैं, उसके बारे में मेंशन किया गया है। ज़्यादातर स्टैंडिंग कमेटी और एनपीसी 5 साल के लिए ही होते हैं, तो उसका भी टर्म पीरियड 5 ईयर ही होता है। वैसे हम आर्टिकल नंबर 79 जो कि इलेक्शन और क्वालिफिकेशन, जो कि उनके राष्ट्रपति को लेकर यहाँ पर बोला गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ पर लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना इलेक्टेड बाय एनपीसी। तो एनपीसी के द्वारा ही उनको चुना जाता है, जो होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल में मेंशन हुआ है, आर्टिकल नंबर 79 में। वैसे ही उनको पावर आर्टिकल नंबर
से मिला है आईटी में, उनको पावर के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। वैसे अगर हम बात करें द स्टेट काउंसिल, जो कि आर्टिकल नंबर 85 में मेंशन किया गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में वहाँ पर बोला गया है। द स्टेट काउंसिल दैट इज द सेंट्रल पावर गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर, इट इज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्टेट काउंसिल क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्गन जितने भी उनके स्टेट में होता है, ये लोग उनको रेगुलेट करते हैं। उनका जो हेड होते हैं प्रीमियर, जिनको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। वैसे अगर आर्टिकल नंबर 86 को देखें तो वहाँ पर स्टेट काउंसिल बा एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कंपोजिशन के बारे में बोला गया है। वैसे अगर हम आर्टिकल नंबर 87 देखें, जहाँ पर द स्टेट काउंसिल के टर्म पीरियड के बारे में बोला गया है। अगर हम उनके टर्म पीरियड के बारे में बात करें, वो एनपीसी के साथ समान ही होते हैं। जैसे कि एनपीसी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वैसे ही द स्टेट काउंसिल के जितने भी मेंबर होते हैं वो भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। अगर हम वैसे आर्टिकल नंबर 123 को देखें, जहाँ पर जुडिशियल ब्रांच के बारे में बोला गया है, द पीपुल कोर्ट एंड द पीपुल प्रोक्रियोटरेट्स। वैसे और एक आर्टिकल जो कि आर्टिकल नंबर 127, जहाँ पर सुप्रीम पीपुल कोर्ट के बारे में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 134 में राइट टू यूज़ नेशनल लैंग्वेज के बारे में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 136 जहाँ उनके फ्लैग के बारे में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 137 में उनके एम्बलम के बारे में, और आर्टिकल नंबर 138 में उनके कैपिटल के बारे में बोला गया है।